बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग दो पार्ट्स थे। मनी चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बैंकिंग, हम बात करेंगे बैंक क्या है। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, किससे? पब्लिक से, और आगे क्या करता है, उनको एडवांस कर देता है। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि जब बैंक की हम बात करते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस को बैंक क्यों नहीं बोलते? पोस्ट ऑफिस में भी एक्सेप्टेंस होती है डिपॉजिट की। बेसिक थिंग इज, जब हम बैंक की बात करें तो वर्ड बैंक में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर इज लेंडिंग ऑफ फंड्स। बैंक्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं और आगे लोन्स प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। यही अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट ऑफिस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स तो करता है पर वो आगे लोन्स की तरह लेंड नहीं करता, इसीलिए हम उसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, वह बैंक्स नहीं बोलते। जब भी बैंक की बात करनी है, दोनों फंक्शंस अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता होगा, देन ओनली यू विल से इट इज़ अ बैंक। अदरवाइज आप उसको बैंक नहीं बोल सकते। अगर बैंक बोलना है तो आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स भी साथ करना है और एडवांसिंग ऑफ लोन भी कवर करना है। अब इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बात करें, इंडियन बैंकिंग सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कमर्शियल बैंक, एक सेंट्रल बैंक। हमें ये डिफाइन है, हम सेंट्रल बैंक किसे बोलते हैं? आरबीआई को। कमर्शियल बैंक्स में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी आ सकते हैं। कमर्शियल बैंक का बेसिकली ये अगेन वही डेफिनेशन रहेगी, ये एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स और एडवांस करेंगे लोन। अगर ये दोनों कैटेगरीज फुलफिल हो रही हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे? कमर्शियल बैंक्स। जैसे मैं डिफाइन करूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या रहेगा? आरबीआई। अब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो एक्सेप्ट भी करते हैं डिपॉजिट्स और लेंड भी करते हैं, वो किस में आएंगे? कमर्शियल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, वो दोनों काम कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी हो रही है और एडवांस भी हो रहा है। अगर हम एलआईसी की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या वो बैंक है? नहीं, वो पैसे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट लोन्स की तरह प्रोवाइड नहीं कर रहे। फिर एक क्वेश्चन आता है, अगर एक कमर्शियल बैंक पैसे एक्सेप्ट कर रहा है और सेम पैसे आगे एडवांस कर देता है तो वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहा है? व्हाई दे आर डूइंग दिस? तो हर एक बैंक जो एक्सेप्ट कर रहा है और आगे एडवांस करेगा लोन, उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हम अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, देयर इज अ ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। अब ये कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तभी वो काम करेंगे। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैसे है? फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, कमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट किए डिपॉजिट्स एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कस्टमर ने, पब्लिक ने कमर्शियल बैंक्स को पैसे दिए हैं तो वो उनको इन रिटर्न इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 6%। अब यही एडवांस लोन, अब ये पैसे जो उनके पास आए थे, आफ्टर कीपिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड रिजर्व्स, वो पैसे आगे क्या कर देंगे? लेंड कर देंगे। अब पैसे जब लेंड करेंगे, लोन्स देंगे, तो मैंने बोल दिया लेट इट बी, इन्होंने 10% पे लोन दिया। अब आप देख सकते हो पेमेंट कितनी करनी है कस्टमर को? 6%। पेमेंट रिसीव कितनी करनी है कमर्शियल बैंक ने? 10%। द डिफरेंस ऑफ टू इज 4%। वो उनके लिए क्या एक्ट करेगा? एज प्रॉफिट। वो उनके लिए क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, किसकी? कमर्शियल बैंक्स की। तो अब कमर्शियल बैंक्स के बारे में हमें ये डिफाइन हो गया, ये पैसे एक्सेप्ट करते हैं, आगे एडवांस करते हैं, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? इंडियन सिस्टम में कमर्शियल बैंक्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। अब इसमें इन डेप्थ बात करते हैं, जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं, पब्लिक कमर्शियल बैंक्स को कैसे पैसे डिपॉजिट करवा सकती है? इसके अलग अलग वेज हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट के थ्रू। करंट अकाउंट
अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, जनरली ये बिजनेसमैन ओपन करते हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है मिनिमम रिक्वायर्ड से, जिनकी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। बट इसमें एक मेन थिंग क्या है, नॉर्मली जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हम कहते हैं हमने पेमेंट करनी होती है एज ए इंटरेस्ट, किसने, कमर्शियल बैंक में। बट करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट कभी भी कमर्शियल बैंक पे नहीं करते, रैदर दे रिसीव इंटरेस्ट। कैसे रिसीव इंटरेस्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सेस फैसिलिटी उनको दी है। आप जितनी मर्जी बार, आप एक दिन में भी जितनी मर्जी बार अकाउंट में से पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, विड्रॉल करवा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। तो करंट अकाउंट पे हमेशा कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं रादर देन प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। सेकेंड जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है विच इज कॉल्ड सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली हाउस होल्ड का होता है, इसमें लिमिट है, आप एक लिमिट से ज़्यादा इसमें पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग लिमिट है, एक नंबर ऑफ उस ट्रांजैक्शन अगर आप एक्सीड कर देते हो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसी लोग शिफ्ट कहाँ करते हैं, बिजनेसमैन करंट, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्सीड कर रही होती है। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो जनरली लो इंटरेस्ट होता है। देयर इज अ इंटरेस्ट बट लो इंटरेस्ट। अब जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अराउंड 4%, इट कीप्स ऑन चेंजिंग जैसे सिस्टम होगा। ये इंटरेस्ट प्रोवाइड तो कर रहे हैं बट कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज होती है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, इसे टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक्स के पास पैसे डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं और इस पे इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली सेविंग्स अकाउंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसमें जैसे मैंने बोला 10,000 रुपीज़ थे, मैंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए फॉर 1 ईयर, इन रिटर्न मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो इंटरेस्ट जो होगा वो सेविंग बैंक से ज़्यादा होगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, इफ इट इज़ 4% तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 6%, 6.5%, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट मेथड जहाँ से पैसे डिपॉजिट हो सकते हैं उसे हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड में आप एक पर्टिकुलर सम, लम सम में पैसे डिपॉजिट करवाते हो, यहाँ पे हम फ्रैक्शंस में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बात की थी, मैंने यहाँ 10,000 रुपीज़ इकट्ठे डिपॉजिट करवा दिए थे। यहाँ रेकरिंग में मैं बोल रही हूँ मंथली 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रही हूँ। मैंने यहाँ भी टर्म फिक्स्ड है, आप एफडीज में आपने बोला 1 ईयर की है, 2 ईयर की है। रेकरिंग डिपॉजिट्स भी आप वैसे ही कर सकते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बट हमने यहाँ पे एक मंथली अमाउंट फिक्स कर दी है कि हर मंथ कितने पैसे जाएंगे, 1,000। यहाँ पेमेंट क्या, 1 टाइम पेमेंट है, लमसम पेमेंट खत्म। यहाँ रेगुलर पेमेंट्स होंगी रेकरिंग डिपॉजिट्स में, इसलिए इसका नाम क्या है, रेकरिंग, जो रेगुलर होने वाली पेमेंट्स हैं। और ये पेमेंट्स किसके एक्सेप्ट होंगी, किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक्स के लिए, और इन रिटर्न जनरल पब्लिक को इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में हमारे पास 4 मेथड्स हैं। करंट अकाउंट, नो इंटरेस्ट इज गिवन। सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट इज गिवन विद रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बट इंटरेस्ट रेट इज कंपैरेटिवली लो। फिक्स डिपॉजिट में लमसम अमाउंट दी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। यहाँ हम रेकरिंग है, अमाउंट इज फिक्स पर हर मंथ, हर आप 3 मंथ्स एक रेगुलर पेमेंट्स आप डिपॉजिट करवाते हो, उसे हम बोलते हैं क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट। अब प्राइमरी फंक्शन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अगर एडवांसिंग ऑफ लोन्स की बात करें, अब कमर्शियल बैंक्स कैसे हमें फंड्स अवेल करवाते हैं। फर्स्ट सिस्टम जो होता है उसे हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या है, एक लिमिट दे दी जाती है बिजनेस हाउसेस को कि आपकी ये लिमिट है उनकी सिक्योरिटीज़ के ऊपर। यहाँ पे कैश क्रेडिट पे हमें सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक्स पे को, और उसके डिफाइंड में वो हमें एक लिमिट बता सकते हैं कि हम अपने अकाउंट में से कितने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, अगर सपोज आपके अकाउंट में क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपीज़ की है और आपने यूज़ किए हैं ओनली 10,000, तो आपको बैंक्स को इंटरेस्ट भी किस पे देना, ओनली 10,000 पे। जितनी अमाउंट आप यूज़ करते हो उतनी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या है, कैश क्रेडिट। और ये क्या होंगे, विद सिक्योरिटी होगा। इंटरेस्ट उतनी अमाउंट पे जितना आप यूज़ करोगे और इसका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली लो होगा।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की। डिमांड डिपॉजिट्स ये विदाउट सिक्योरिटी होते हैं और इसमें नेम डिफाइंड है, डिफाइंड एज डिमांड्स। इसका मतलब बैंक कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पैसे जो उन्होंने दिए हुए हैं, लेंड किए हुए हैं, वो वापस क्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं डिपॉजिट करवाने के लिए। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, कैश क्रेडिट में जो आप सिक्योरिटीज़ देते हैं वो फिजिकल एसेट्स होती हैं। फिजिकल एसेट्स मतलब जो बिजनेस की वर्थ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कैश क्रेडिट की, आपको कितनी लिमिट मिलेगी, कितने पैसे आप निकाल सकते हो। डिमांड डिपॉजिट विदाउट सिक्योरिटीज़ होती है और ये जो है बस इसमें एक मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर आपको डिमांड डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ का प्रोवाइडेड है, आपने यूज़ 10 का किया है, इफ़ इट इज़ कैश क्रेडिट तो इंटरेस्ट किस पे आएगा, 10,000 पे। बट अगर डिमांड डिपॉजिट है, आप चाहे 1,000 यूज़ करो, आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो, आपको इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे देना है विच इज़ 50,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स में बेसिकली जितने भी पर्सनल लोन्स होते हैं या किसी एसेट के अगेंस्ट लोन्स होते हैं वो उनको हम शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस होते हैं, आपने कैसा लोन लिया है, किस पर्पस के लिए, पर्पस स्पेसिफाइड लोन्स होते हैं। तो लोन्स एडवांस या तो कैश क्रेडिट, इसमें इंटरेस्ट आपके अगर विद सिक्योरिटीज़ हैं, कौन सी सिक्योरिटीज़ रहेंगी, फिजिकल सिक्योरिटीज़ रहेंगी और इंटरेस्ट सिर्फ अमाउंट यूज पे चार्ज किया जाएगा। कभी भी बैंक्स डिमांड बैक कर सकते हैं लोन को और फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये पर्टिकुलर जो लोन्स हैं पर्टिकुलर कैटेगरी है, कोई चीज़ के पर्सनल लोन्स हो सकते हैं, हाउसिंग लोन हो सकते हैं, कोई भी लोन्स इसमें डिफाइन हो सकते हैं। दीज वर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब मूव करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस और प्राइमरी फंक्शंस में क्या है, ये मेन फंक्शंस हैं, ये अदर फंक्शंस हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें फंक्शन सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के। बट अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको ये डिफाइन होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये पर जनरल नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट बात करते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं बट यू कैन विड्रॉल दैट अमाउंट, एक पर्टिकुलर लिमिट आपके अकाउंट में बैंक प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट की। अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में एक मेन डिफरेंस ये होता है, कैश क्रेडिट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट कम है। रीज़न बीइंग क्यों, यहाँ भी सिक्योरिटीज़ है, वहाँ भी सिक्योरिटीज़ है। यहाँ आप सिक्योरिटीज़ जो देते हो उसे हम बोलते हैं फिजिकल सिक्योरिटीज़। फिजिकल सिक्योरिटीज, यहाँ जो आपकी सिक्योरिटीज होंगी वो आपकी कौन सी सिक्योरिटी होंगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शेयर्स, ऐसी चीज़ें, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अगर हम कंपैरेटिवली करें, कैश फिजिकल सिक्योरिटीज को लिक्विडेट करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लिक्विडेट करना, और उनको जल्दी सेल कर सकते हो। दैट इज़ वाई ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है, और इधर इंटरेस्ट क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सेकेंड होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, बिल्स की बात करते हैं। बिल्स बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है कि हमने कोई सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शन की है उसके रिगार्डिंग जो फंड्स की चेंजेस हैं वो डिफाइन करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल भी हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं। अब अगर किसी के पास, सपोज हम अगर बात करें ए ने एक ट्रांजैक्शन की थी बी के साथ, अब बी ने उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उनको एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया कि यस मुझे आपके पैसे देने हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ए के लिए वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल, वो 3 मंथ्स बाद पेमेंट करें, 1 मंथ बाद पेमेंट करें। बट ए को अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बिल्स दे देते हैं। बैंक कुछ परसेंटेज चार्ज करता है एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि जो ओरिजिनल पार्टी है वो उसको पेमेंट कुछ टाइम के बाद करेगी, और बैंक अभी अपने ए को या अपने कस्टमर को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है, उससे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। जब ड्यू डेट से पहले बैंक हमें पेमेंट कर देता है और कुछ चार्ज कर लेता है एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसे हम बोलते हैं क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। बैंक्स भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बैंक का मोटिव भी क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए या तो आप एडवांस कर सकते हो
या बैंक क्या करता है, आगे पैसे इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, जैसे एनएससीज हैं, या एनएससीज मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, या अदर सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर सकते हो, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कर दिया, LIC में कर दिया, या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट हम या तो प्राइवेट कर सकते हैं, या कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट तो हमें डिफाइंड है एनएससीज, अप्रूव्ड जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, LIC ऐसी कुछ हो गए, या प्राइवेट कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसके बाद एजेंसी फंक्शंस हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे बैंक एक एजेंट की तरह एक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एजेंसी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बैंक को पहले ही बता दिया कि मेरा एक ये बिल है, इस टाइम पे कर दीजिए। नाउ बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी, वो पेमेंट हो जाएगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपने एक डेट फिक्स कर दी कि इस डेट को मेरा पेमेंट हो जानी चाहिए, तो बैंक क्या कर रहा है, एज अ एजेंट एक्ट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्या है, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, पेमेंट ऑफ बिल हो सकते हैं, या मैं बोल दूं कि किसी सिक्योरिटी से मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लीजिए, तो तब भी बैंक एजेंट कर रहा है। कलेक्शन ऑफ फंड हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ फंड हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो सारे फंक्शंस किस में आएंगे, एजेंसी। एजेंसी में बैंक विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर द कस्टमर। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है मिसलेनियस फंक्शन। जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं हम उनको मिसलेनियस में डिफाइन कर देते हैं। आपने अगर देखा होगा, बहुत सारे लोग बैंक में लॉकर फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। बैंक का मेन काम लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना तो नहीं है, बैंक का मेन काम क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। तो लॉकर फैसिलिटी किस में आ गई, अदर फंक्शंस में, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, मिसलेनियस फंक्शन। बैंक से हम फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो मिसलेनियस फंक्शंस। या बैंक कोई अंडर राइटिंग कर रहा है, उसको भी हम किस में डिफाइन कर देते हैं, मिसलेनियस फंक्शन। अदर देन मेन फंक्शंस हम उसको डिफाइन किस में कर रहे हैं, मिसलेनियस। जो छोटे छोटे पार्ट्स के फंक्शंस हैं, कोई सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग है या कोई फंड्स है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, मिसलेनियस फंक्शन में। तो सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट वाज ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एजेंसी एंड मिसलेनियस फंक्शन। ये टोटलिटी में हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी।